नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो हम प्रैक्टिस सेट की लगातार सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 10 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्रोध शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो इसमें से आपका क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा अमर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो यहाँ पे दिया गया है, अमर्ष जो है वो क्रोध का पर्यायवाची है। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं क्रोध के, जैसे अमर्ष हो गया, कोह हो गया, प्रतिघात हो गया, रोष हो गया, कोप हो गया। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्रोध के पर्यायवाची हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें से देवता का पर्यायवाची कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। देवता का पर्यायवाची, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका देवता का पर्यायवाची कौन सा है? तो इन चार ऑप्शंस में से आपका देवता का पर्यायवाची हो जाएगा विबुध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला, विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा देवता के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे सूर हो जाएगा, सूर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अमर के अलावा और कौन कौन से हैं? सूर हो गया, अमर हो गया। इसके बाद आपका देव हो गया, और देव के बाद निर्जर हो गया, निर्जर। देव के बाद आपका क्या हो गया? निर्जर हो गया। निर्जर के बाद आपका विबुध हो गया। विबुध के बाद आपका आदित्य हो गया। आदित्य भी जो है आपका देवता का ही पर्यायवाची। तो इन सभी पर्यायवाचियों को आप याद रखिएगा जो देवता के मैंने अभी आपको बताए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें से आपको बताना है कि आँख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। आँख का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो दीव है, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नयन आपका आँख का पर्यायवाची है, और चश्म आपका आँख का पर्यायवाची है, अक्ष आपका आँख का पर्यायवाची। तो इसके बारे में आपको याद रखना, यहाँ पे आँख का पर्यायवाची पूछा गया है। तो नयन हो जाएगा, और इसके बाद आपका अक्ष हो जाएगा, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? नयन हो गया, आपका अक्ष हो गया, और इसके बाद आपका यहाँ पे इस प्रकार से आपका अक्ष लिखाएगा। यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया। यहाँ पे अक्ष किस प्रकार से लिखाएगा? तो आँख वाला जो पर्यायवाची वाला अक्ष होता है वो होता है इस प्रकार से, अक्षी होता है, वो अक्षी होता है। तो ये हो जाएगा आपका आँख का पर्यायवाची। फिर नयन हो गया, फिर चश्म हो गया, और इसके अलावा आँख का पर्यायवाची नेत्र भी होता है। नेत्र भी जो है आपका आँख का ही पर्यायवाची है। और नेत्र के अलावा लोचन हो गया, लोचन भी हो गया आपका आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? चक्षु हो जाएगा, चक्षु, चक्षु, चक्षु भी जो है आपका आँख का ही पर्यायवाची। और इसके अलावा आपका चक्षु के अलावा अंबक हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, विलोचन हो जाएगा। ये सभी आपके आँख के ही पर्यायवाची हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसमें से कौन सा उपासना का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। उपासना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से उपासना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें से साहस जो है वो उपासना का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साहस जो है यह उपासना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों पूजा, आराधना, अर्चना, ये सभी आपके उपासना के पर्यायवाची हैं, लेकिन साहस जो है आपका उपासना का पर्यायवाची नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, और माँ जो है वो तद्भव शब्द है। सॉरी, इसमें से हाँ माँ तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा मातृ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ का तत्सम क्या हो जाएगा? मातृ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। माँ तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो मातृ हो जाएगा। और कबूतर का तत्सम शब्द यहाँ पे पूछा गया है, क्या होगा? तो कबूतर का कपोत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कबूतर का जो तत्सम शब्द वो होता है कपोत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही जवाब हो जाएगा, कपोत। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से आपको बताना है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें से अशुद्ध है। आपको अशुद्ध युग्म की पहचान करनी है। तो कपास का तत्सम होता है कार्पस, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे कपास का क्या होता है?
कपास का करपास होता है, इस प्रकार से वो लिखाता है। कपास का तत्सम करपास होता है। और भूख का यहाँ पे भुक्षा दिया गया जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे भूख का क्या होता है, भूख का आपका हो जाएगा बू भुक्षा होता है, बू भुक्षा। तो सेकेंड वाला आपका सुमिलित नहीं था। और इसके बाद नीम का निम्ब होता है, घड़ा का तत्सम घट होता है। तो इस प्रकार से चारों मैंने आपको बता दिए हैं। और कपास का करपास होता है, भूख का आपका बू भुक्षा होता है, इसमें से ऑप्शन बी वाला आपका सुमिलित नहीं था। और इसके बाद नीम का निम्ब हो जाएगा और घड़ा का घट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके चारों सुमिलित हो गए। मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें से प्रिय का तद्भव क्या होगा, आपसे पूछा जाए प्रिय का तद्भव यहाँ पे आपको बताना है। तो प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा, प्रिय का तद्भव आपका होता है पिया। क्या होता है, प्रिय का तद्भव आपका होता है पिया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपका है। और यहाँ पे विहित का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, विहित का विलोम शब्द क्या होगा। तो विहित का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, निषिद्ध होता है विहित का विलोम शब्द निषिद्ध। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, निषिद्ध जो है यह आपका विहित का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत विलोम शब्द का युग्म है, आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है विलोम शब्द का, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया है। तो परोक्ष का प्रत्यक्ष बिल्कुल सही है, विशाल का क्षुद्र बिल्कुल सही है, उपकार का अपकार बिल्कुल सही है। लेकिन प्रवेश का यहाँ पे नवेश नहीं होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रवेश का यहाँ पे निकास हो जाएगा या प्रस्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला जो था आपका विलोम शब्द का युग्म वह गलत दिया गया था। तो ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न आपके सामने। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। अगेन आपको बताना इसमें से कौन सा विलोम शब्द का युग्म सुमेलित नहीं है। तो कृतज्ञ का यहाँ पे अकृतज्ञ दिया गया है जो कि गलत यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित है पूछा गया है ना, यहाँ पे कौन सा सुमेलित है यहाँ पे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे नहीं की जगह आप है कर लीजिए, यहाँ पे है पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है यहाँ पे पूछा गया है। तो स्वजाति का यहाँ पे हो जाता है वी जाति वाला जो है आपका सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका स्वजाति वाला युग्म है, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है, वी जाति। तो यह वाला आपका बिल्कुल सुमेलित था, सही युग्म था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पहला वाला कृतज्ञ का अकृतज्ञ की जगह कृतघ्न होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न सही होता है विलोम शब्द, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामान्य का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया, क्या होगा। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो विशिष्ट हो जाएगा सामान्य का विलोम शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशिष्ट। इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न आपके सामने। और जिस पर हमला किया गया उसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रश्न है। तो जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो इस्तेमाल में क्या लाया जाता है, तो आक्रांत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आक्रांत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द में क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया ये। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, नारद कहेंगे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नारद। इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न आपके सामने है। राजा द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो राजा द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, इसके लिए जो एक शब्द है वह इस्तेमाल में लाया जाता है राजपत्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजपत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का इस्तेमाल आपको करना है, क्या होगा। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल लाया जाता है, अकिंचन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अकिंचन। ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ आपको बताना, यह एक फेमस मुहावरा है। यहाँ से आपके 4 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों को मिलेंगे। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आंसर मैंने पहले ही टिक कर दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घना अंधेरा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ को हाथ न सूझना, इसका मतलब होता है घना अंधेरा होना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही था।
आंखें चुराना का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आंखें चुराना का अर्थ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कतराना हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखें चुराना का मतलब होता है कतराना, किसी से नजर बचाना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। कान काटना, इस मुहावरे का सही मतलब हो जाएगा आपका चतुर होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का सही मतलब होता है आपका चतुर होना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिर सहलाए भेजा खाए, इसका मीनिंग आपको, इसका अर्थ बताना है क्या होगा। सिर सहलाए भेजा खाए, इसका मतलब क्या होता है, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कन्यादान में आपका समास पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। तो कन्यादान में आपका कौन सा समास हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कन्यादान में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्यादान में आपका समास होता है तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है। तो धक्का मुक्की में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न आपके सामने है, वनवास में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है। तो वनवास में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो वनवास में भी आपका तत्पुरुष समास ही होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वनवास में आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। भाई बहन में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है। तो भाई बहन में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहन में आपका द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लास्ट के 6 प्रश्न आपके सामने हैं। यहाँ पे सदैव का बताना है कि कौन सा संधि हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि, आपको संधि की पहचान करनी है जो सदैव में आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। तो सदैव में आपकी कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट है। तो सदैव में आपका संधि हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, तो जो आपका सदैव है, सदैव आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदैव का आपका संधि विच्छेद होता है सदा धन एव। क्या हो जाएगा, सदा धन एव होता है आपका संधि विच्छेद सदैव का, तथा सदैव जो है आपका यह वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वृद्धि संधि की एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। जहां 2 मात्राएं हों, आप याद कर लीजिएगा, जहां 2 मात्राएं हों वहां पर आपका क्या होता है, आपका वृद्धि संधि होता है। जैसे आपका सदैव हो गया, सदैव के अलावा आपका एकाएक हो गया, एकाएक भी आपका क्या है, एकाएक भी आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नवैसे इसके बाद आपका और बता देता हूँ, एकाएक हो गया आपका, एकाएक के बाद आपका हो गया और सदैव हो गया। सदैव तो मैंने आपको बता ही दिया था एग्जाम्पल में। सदैव के बाद आपका आपका महोसद हो गया, महोसद हो गया, महोसद हो गया। महोसद के बाद और कौन कौन सा हो गया, परमौसद हो गया, परमौसद हो गया। ये भी आपका क्या है, तो यह आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इसके अलावा महेश्वर्य हो गया और इसके अलावा परमौजस्वी हो गया। ये सभी आपके वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं सब में आपको मिलेगी 2 मात्राएं। तो जहाँ भी 2 मात्राएं आपको देखें वहाँ पे आप स्वर संधि लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदाचार। सदाचार जो है आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका सदाचार है यह किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यह आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है डी वाला सदाचार आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपीस का सही संधि संयोजन, मतलब कपी धन ईस का सही संधि संयोजन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो कपी धन ईस का सही संधि संयोजन हो जाएगा कपीस, और यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कपीस है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही है,
ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है कपीस, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए आप बताइए कि कपीस जो है यह किस संधि का एग्जाम्पल है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो कपीस है यह किस संधि का एग्जाम्पल है। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि क्लेश जो है किस प्रकार से शुद्ध लिखाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका है और यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्लेश है इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखाता है, तो क्लेश वाला यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें से आपको बताना कि कौन सा वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। तो इसमें से वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध आपका भुक्खड़ वाला हो जाएगा। यहाँ पे भुक्खड़ वाला जो है यह वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी या बिल्कुल सही हो जाएगा। भुक्खड़ यहाँ पे जो दिया गया है वो वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध लिखा गया है, लेकिन बाकी की जो आपके तीनों ऑप्शंस हैं लंगड़, कोंकड़ और बुजक्कड़, ये तीनों आपके वर्तनी के हिसाब से शुद्ध दिए गए यानी कि सही हैं। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है कि धोबिन जो है किस प्रकार से शुद्ध लिखाता है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि धोबिन जो है इस प्रकार से आपका सही लिखाता है। तो ऑप्शन जो आपका ए वाला है वह वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।